Hello friends, this is रिशु वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रम बायो क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो प्रेगनेंसी कैसे कॉज होती है? सबसे पहले तो स्पर्म एंड एग फ्यूज़ होके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट की फर्दर डिविजन्स चलती हैं, माइटोटिक डिविजन्स चलती हैं और वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है? एम्ब्रियो की। तो जो 8 एंड 16 सेल्ड स्टेज है एम्ब्रियो की उसको हम कहते हैं मोरुला। मोरुला फिर फर्दर डिविजन्स करता है और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? ब्लास्टोसिस्ट में। अब ब्लास्टोसिस्ट वो एम्ब्रियोनिक स्टेज है जिसमें वो अपने आप को यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच कर लेता है और यूट्रस के सेल्स डिवाइड होके उसको ब्लास्टोसिस्ट को पूरा कवर कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो किसको कॉज करता है? प्रेगनेंसी को। तो अब स्ट्रक्चर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूट्रस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम यू शेप्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। दिस इज यूटेरिन कैविटी, यूट्रस की कैविटी है ये। सर्विकल एरिया हम शो करेंगे यहाँ पे, सर्विक्स। यहाँ पर हम अम्बिलिकल कोड शो करेंगे जो कि किससे अटैच्ड है? एम्ब्रियो के साथ। यहाँ पे हम एम्ब्रियो शो कर देंगे। These are finger-like structures present on the trophoblast and helps in attachment with uterus. So ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है इसको हम क्या नाम देंगे? These are chorionic villi.
Now let us label the diagram. This is uterus. This is uterine cavity. This is chorionic villi. And these are also called as placental villi. These are also called as placental villi. This is embryo. This is umbilical cord. With blood vessels. With blood vessels. This is yolk sac. Plug of mucus. In cervix. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे यूट्रस के साथ अपने आप को अटैच कैसे करता है, ये जो फिंगर लाइक हमें प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, ये बाहर की तरफ जो प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये कहाँ बनते हैं? ट्रोफोब्लास्ट में। यानी ये जो लेयर है हमारे पास अभी अंदर की तरफ, ये कौन सी है? ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट में ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं कोरियोनिक विलाय। तो कोरियोनिक विलाय और ये जो नेक्स्ट मदर की तरफ है, ये मदर साइड एरिया है और ये एम्ब्रियो साइड एरिया है। यानी ये मदर साइड का पार्ट होगा इस तरफ से। कोरियोनिक विलाय के राइट हैंड की तरफ कौन सा है? मदर का पार्ट है, ये मैटरनल बॉडी है। और जो यहाँ से हमें लेफ़्ट साइड दिख रही है अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? फीटस पार्ट। तो ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम, ये क्या करते हैं? ये इसको कवर कर लेते हैं, पूरा कोरियोनिक विलाय को कवर कर लेते हैं। यानी ये जो जितने भी सेल्स हैं अभी यहाँ पे ग्रोइंग सेल्स हैं, ये किसके हैं? यूट्रस लाइनिंग के हैं। तो ये पूरा का पूरा इसने स्ट्रक्चर को कवर कर लिया है। दिस इज इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, या यूट्रस टिश्यू हम कह सकते हैं। यूट्रस टिश्यू, और ये कहाँ पे है? इनर लाइनिंग में, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो ये जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की और कोरियोनिक विलाय हैं, जो कि किसने बनाए हैं? ट्रोफोब्लास्ट पे बने हैं। उनको हम कलेक्टिवली इन दोनों को क्या नाम दे देंगे? प्लेसेंटा। तो एक्चुअल में प्लेसेंटा किस चीज़ से मिलकर बना है? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कहाँ से हुई है? प्लेसेंटा जो बना है ये बना है कोरियोनिक विलाय से और यूट्रस टिश्यू। जब ये दोनों इंटरडिजिटेटेड होते हैं, कोरियोनिक विलाय एंड यूट्रस टिश्यू जब आपस में इंटरडिजिटेटेड होते हैं, मतलब ये इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में, जैसे ये मैं फिंगर्स का बता रही हूँ, वैसे इंटरडिजिटेटेड स्ट्रक्चर है ये। तो ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? यूट्रस टिश्यू और कोरियोनिक विलाय मिलके प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करते हैं। तो एक्चुअल में प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा that is a soft tissue. It is a soft tissue which is a
structural and functional unit between developing embryo, which is called as fetus, and maternal body. So what is placenta? It's a soft tissue which is a structural and functional unit between fetus and the mother's body. तो यानी जो प्लेसेंटा है वो एक कनेक्शन है किस किस के बीच में, एम्ब्रियो एंड मदर के बीच में. तो मदर और एम्ब्रियो के बीच में कौन सी लेयर आ रही है, प्लेसेंटा. अब ये प्लेसेंटा ही मेन लेयर है, टिश्यू है हमारा, जो कि सारे काम यहाँ पे परफॉर्म करेगा. तो क्या क्या काम है इस प्लेसेंटा के, हम फंक्शंस देख लेते हैं. प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शंस हैं. फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, क्या क्या फंक्शंस हैं प्लेसेंटा के. प्लेसेंटा क्योंकि ये दोनों का लिंक है, मदर और फीटस के बीच का लिंक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है ये टोटली क्या है, प्लेसेंटा. तो इसका फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. इट फैसिलिटेट्स the transportation of oxygen and nutrients from mother to fetus. Also helps in removal of carbon dioxide and waste materials from fetus. तो हमने क्या बताया कि जो अब फीटस को जो भी खाना चाहिए है, तो अपनी वो फूड रिक्वायरमेंट या जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरा करेगा, इसको ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, मदर से मिलेंगी. तो यानी मदर का ब्लड जो ऑक्सीजन और फूड कैरी कर रहा है, जो भी न्यूट्रिएंट्स कैरी कर रहा है, प्लेसेंटा उस ब्लड से उठा के उसको किसको देगा, फीटस को देगा. अब फीटस के सेल्स ने उसका यूज़ कर लिया, फूड का यूज़ कर लिया, ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया. अब हमारा सेल जब भी ऑक्सीजन का यूज़ करता है तो बदले में क्या जनरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड. वैसे ही फीटस के सेल्स भी क्या जनरेट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे एंड रिलीज़ क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड. और फूड लिया है तो किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, वेस्ट मटेरियल का. तो ये जो भी वेस्ट मटेरियल हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर तो ये फिर कहाँ से रिमूवल होगी इसकी, फीटस जो है वो उसको प्लेसेंटा में भेज देगा, प्लेसेंटा उसको फिर से कहाँ भेज देगा, मदर के ब्लड में. तो यानी मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स कहाँ जा रहे हैं, फीटस में, एंड फीटस से जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, मदर के ब्लड में वापस. तो बीच में जो इंटरमीडिएट चैनल है हमारा यहाँ पे वो कौन है, प्लेसेंटा. ठीक है. अब यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो भी कैसे ट्रांसपोर्ट करता है फीटस को, ये सारी चीज़ें, ये किसके हेल्प से, एक यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कोड. तो यानी यहाँ पे प्लेसेंटा और फीटस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है. प्लेसेंटा से जो भी मटेरियल फीटस में जाना है या फीटस से जो भी मटेरियल वापस प्लेसेंटा में आना है वो किसके हेल्प से आएगा, इस लॉन्ग ट्यूब से, जिसका नाम है अम्बिलिकल कोड.
जिसके साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स। इसके अराउंड क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स। तो यानी एक तो इसका फंक्शन हो गया, ठीक है, हेल्प्स टू कैरी सब्सटेंसेस टू द एम्ब्रियो एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो टू मैटरनल बॉडी। सेकेंड मेन फंक्शन इसका आ जाता है प्लेसेंटा का, इट इज़ अ एंडोक्राइन टिश्यू। तो प्लेसेंटा क्या है, एक एंडोक्राइन टिश्यू है। और एंडोक्राइन टिश्यू क्या होता है, एंडोक्राइन वो है जो टिश्यूज़, जो ऑर्गन्स अपने एक्सक्रीशंस डायरेक्टली कहाँ डालते हैं, ब्लड में। तो ये एक एंडोक्राइन टिश्यू है। एंडोक्राइन टिश्यू है तो कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे ये रिलीज़ करेगा, ये रिलीज़ करता है H ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। सेकंड है यहाँ पे HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एस्ट्रोजन एंड नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्ट्रोजन को हम प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं HCG का क्या रोल है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये जो हार्मोन है, ये जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, हेल्प्स टू मेंटेन progesterone of corpus luteum during early pregnancy। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या करता है, ये जो फैट है, जब मदर से जो भी फैट फॉर्म आती है तो फैट फॉर्म को ये ब्रेक कर देता है। इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट, हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फैट to provide fuel to the growing fetus। तो जो भी एनर्जी है कहाँ से आती है, ग्लूकोज एंड फैट से। तो जो भी फैट होगा उसकी ये ब्रेकडाउन में हेल्पफुल करता है, कौन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन तो हमने देखा ही है, ओवेरियन हार्मोन्स भी हैं, प्रोजेस्टेरोजन भी हमने डिस्कस किया है, ये भी क्या है, ओवेरियन हार्मोन है। तो अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा भी ये रिलीज़ करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं उनको मेंटेन करता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, एक तो हमने कहा ये प्लेसेंटल हार्मोन्स आ गए, प्लेसेंटल हार्मोन्स जो अभी हमने डिस्कस किए ऊपर, प्लेसेंटल हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं। दूसरा जो ओवरी के हार्मोन्स हैं, ओवरी वैसे तो क्या रिलीज़ करती है, एस्ट्रोजन भी रिलीज़ करती है, प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज़ करती है, पर यहाँ पे सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम कहते हैं रिलैक्सिन।
तो ये जो हार्मोन है, तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है रिलैक्सिन हार्मोन का? इट हेल्प्स इन रिलैक्सेशन ऑफ द लिगामेंट्स। और लिगामेंट्स क्या होते हैं? विच हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ बोन्स। तो जो बोन्स जो हैं, बोन टू बोन कनेक्शन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। तो रिलैक्सिन का वर्क क्या है? इट हेल्प्स इन रिलैक्सिंग द लिगामेंट्स। और कौन से लिगामेंट्स? जो कि पेल्विस में होते हैं, पेल्विक रीजन में होते हैं। और दूसरा इसका फंक्शन आ जाता है हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग एंड इट हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना। तो जो वेजाइना है, सर्विक्स है, उनकी जो वाइडनिंग होती है, सॉफ्टनिंग होती है, वो भी किसकी वजह से होती है? रिलैक्सिन की वजह से। और रिलैक्सिन वैसे जो यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनमें भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ज़्यादा काम जो है कॉन्ट्रैक्शंस का, वो मेन जो काम है वो ऑक्सीटोसिन का है, पर इसमें जो रिलैक्सिन है उसका भी मेजर रोल है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये जो हमने हॉर्मोन्स बताए यहाँ से, जो HPL है, HPL देन HCG, ये हार्मोन हो गए प्लेसेंटा के। और यहाँ से हमने बात की रिलैक्सिन की। तो ये जो तीनों हार्मोन हैं ये सब सिर्फ कब बनते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तीनों हार्मोन्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ कब बनते हैं? दे प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद भी नहीं बनेंगे, उससे पहले भी इनकी फॉर्मेशन नहीं होती है। तो HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और साथ में रिलैक्सिन, ये जो हार्मोन्स हैं सिर्फ कब बनते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम पे। पर ये जो दो हार्मोन है HPL एंड HCG, ये कौन बनाता है? प्लेसेंटा। और जो रिलैक्सिन है वो कौन बना रहा है? ओवरी। और इसमें वैसे प्लेसेंटा का भी रोल होता है, रिलैक्सिन प्लेसेंटा भी बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास बाकी के जो हार्मोन हैं, जैसे ओवरी के हार्मोन्स हो गए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गए, देन कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जो है क्या होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। कोर्टिसोल हो गया, देन थायरॉक्सिन एंड प्रोलैक्टिन, इनका लेवल जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाईली इंक्रीज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो भी हार्मोन्स हैं हमने नीचे डिस्कस किए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, इन सब का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दे इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन मदर्स ब्लड। तो ये ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? इट हेल्प्स टू मेंटेन प्रेगनेंसी। इनका इंक्रीज होना क्यों ज़रूरी है? इसका फंक्शन क्या बता देंगे? हेल्प्स इन फीटस ग्रोथ। एक तो फीटस ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, सेकंड हम बता देंगे हेल्प्स टू मेंटेन प्रेगनेंसी, ऑल्सो टू सपोर्ट metabolic
changes within mother's body. तो यहाँ पे जितने भी हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, इनका नंबर जो है बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, इनका सक्रीशन बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये ज़रूरी भी है, क्यों? क्योंकि एक तो ये फीटस ग्रोथ को मेंटेन रखता है, ठीक है, फीटस ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो हेल्पफुल टू सपोर्ट मेटाबॉलिक चेंजेस विद इन मदर्स बॉडी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कोर्टिसोल की। कोर्टिसोल कौन सा हार्मोन होता है? कोर्टिसोल जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट कौन सा? एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो रिलीज करता है कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल क्या है? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम को मेंटेन करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है हार्मोन कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। और ये हमें पता ही है कि बेसल मेटाबॉलिज्म को, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल करता है। और यानी इस मेटाबॉलिज्म में ये किस किस का मेटाबॉलिज्म करता है? फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी का भी कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करती है। और इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। सो ये हमने कहा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? प्लेसेंटल हार्मोन रिलीज होते हैं। देन रिलैक्सिन जो है ओवरी बनाती है रिलैक्सिन हार्मोन। और हमने कह दिया इन सब जो ये जितने भी हार्मोन्स हैं इनका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि हमने एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, ब्लास्टोसिस्ट। कैसा होता है ब्लास्टोसिस्ट? रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आउटर सेल जो है इसके वो रिंग शेप में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? जो भी सेल्स हैं इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो हमने रिंग की तरह यहाँ पे शो कर देना है। और अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर था उसको हम कहते थे इनर सेल मास। जो सेल्स अंदर की तरफ होंगे, बंच में प्रेजेंट होते हैं ये, इनको हम कहते हैं इनर सेल मास। This is inner cell mass. This outer layer is trophoblast. Which cavity? This is blastocele. अब हमने ट्रोफोब्लास्ट की बात तो कर ली थी। तो ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोसील में कंटेंट्स रहते हैं जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट की हमने बात कर लिया है। ट्रोफोब्लास्ट का यूज़ कहाँ हो जाता है इस लेयर का? ये जब इसने एंडोमेट्रियम के साथ अपने आप को अटैच करना होता है, यूट्रस की इनर लाइनिंग के साथ अपने आप को अटैच करना होता है वहाँ पे, तो अटैचमेंट जो है इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है इनर सेल मास रह गया। इनर सेल मास जो है, अब यही वो फॉर्म है जो कि ये हमारा एम्ब्रियो है और इसकी फर्दर क्या होगी? डेवलपमेंट। तो ये जो इनर सेल मास है यही एक्चुअल में किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। तो इनर सेल मास डिवाइड हो जाता है 3 लेयर्स में। कौन कौन सी हैं 3 लेयर्स? आउटर लेयर है, पहले आउटर लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। उसके बाद सबसे इनर लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म। और थर्ड जो है हमारे पास लेयर उसको हम कहते हैं, इन दोनों के बीच में बनेगी जिसको हम कहेंगे मेसोडर्म। ठीक है, ये कहाँ होती है मेसोडर्म? मिडल में। तो
आउटर कौन सी आई, एक्टोडर्म, इनर कौन सी आई, एंडोडर्म, एंड जो मिडल है वो कौन सी है, मेसोडर्म। तो यही 3 लेयर्स हैं जिनसे पूरे का पूरा एम्ब्रियो बनता है। तो यानी जितने भी हमारे बोन सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, ये सब स्ट्रक्चर्स किससे बनेंगे, इन 3 लेयर्स से बनेंगे। और जो ये हमारे पास इनर सेल मास है, इनर सेल मास में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। इट हैज सर्टन स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, जिनसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है, रेडी हो सकता है। Those cells which have capability to generate whole organism, capability to produce all tissues or organs ठीक है। तो ह्यूमन के या एम्ब्रियो के या अडल्ट फॉर्म में जितने भी हमारे पास सेल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब किससे बनते हैं, इन 3 लेयर्स से बनते हैं। और यही वो लेयर्स हैं जिनमें क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, विच हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस टिश्यूज और ऑर्गन्स। तो ये स्टेम सेल्स जो होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं जिनमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी होती है। सो नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है यूट्रस के अंदर, तो कौन कौन से मंथ्स में क्या चेंजेस आते हैं एम्ब्रियो में। तो फर्स्ट मंथ के एंड में हार्ट बन चुका होता है, ठीक है। फर्स्ट मंथ के एंड तक हार्ट की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। तो अगर हमें सुनना है, ये फिटस को ऑब्जर्व करना है, तो हम इसको स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, हार्ट बीट को सुन सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड मंथ के एंड में लिम्स और डिजिट्स की फॉर्मेशन हो जाती हैं। जो भी आर्म्स हैं, लेग्स हैं, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, और साथ में जो फिंगर्स हैं, डिजिट्स हैं, टोज़ हैं, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है 12 वीक्स। तो 12 वीक्स का क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो टोटल जो ये टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का, वो कितना है, जो गेस्टेशन पीरियड है या फिर ओवरऑल प्रेगनेंसी पीरियड है ह्यूमन फीमेल्स में, वो कितना होता है, 9 मंथ्स का होता है। तो यहाँ से जो 3 मंथ्स हैं वो क्या बनाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कितने का होता है, 12 वीक्स का होता है। नेक्स्ट है, इसमें क्या हो जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक ऑर्गन सिस्टम्स बन चुके होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे लिम्स बन तो यहाँ पे गई होते हैं, पर अच्छे से जो है फॉर्मेशन वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स कब बनते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में। तो लिम्स जो है वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, जेनिटल पार्ट्स की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। नेक्स्ट है 5th मंथ। 5th मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट जो है फीटस की, वो ऑब्जर्व करती है मदर। नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द हेड। ठीक है, हेड में जो है हेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है 24 वीक्स। 24 वीक्स क्या बनाएगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर। और ये कितने मंथ्स में क्या होंगे, ये 6 मंथ्स। तो इसमें जो है बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, पूरी बॉडी में छोटे छोटे हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगे, आई लैशेज भी, उनकी भी फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के एंड में क्या होता है, फीटस जो है फुली डेवलप हो जाता है एंड दैट इज नाउ रेडी फॉर डिलीवरी। तो 9 मंथ्स में क्या होता है, फीटस की फुल डेवलपमेंट हो जाती है एंड आफ्टर फुल डेवलपमेंट दैट इज रेडी फॉर डिलीवरी। सो हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं गेस्टेशन पीरियड की। क्या डेफिनेशन है गेस्टेशन पीरियड की, इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फीटल डेवलपमेंट
फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन अंटिल बर्थ। तो जब तक ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है जब बेबी कंसीव होता है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता, उस टाइम तक जितने भी ये डेवलपमेंट स्टेजेस हैं ये हम क्या कंसीडर करते हैं, गेस्टेशन पीरियड। तो व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड? द पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन अंटिल बर्थ। ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9 मंथ्स का। तो ये 270 to 280 डेज़ का होता है गेस्टेशन पीरियड। जो बेबी की जो फीटस ग्रोथ है यूट्रस के अंदर वो कितना टाइम लेती है? 280 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली, 9 मंथ्स। कैट में कितना होता है? 58 to 67 डेज़। डॉग का गेस्टेशन पीरियड कितना है? 58 to 68 डेज़। एंड एलिफेंट का कितना है? 18 to 22 मंथ्स।